फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स पर, जहां आपको मिलेगी वेरीज इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स पर बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स। और वो सभी आप लोगों के कमेंट्स में बताई गई डिमांड्स पर ही बनाए जाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के टॉपिक हो या साइंस का, इंग्लिश का या मैथ्स का। सभी तरह की लेक्चर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ। सो हमारा ये वीडियो जो रहने वाला है ये के मैप पर रहने वाला है, क्योंकि लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम के मैप की प्लेलिस्ट तैयार कर रहे थे, तो के मैप ही पढ़ रहे थे। हमने पार्ट्स में के मैप को पढ़ा। सबसे पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा के मैप का, कि क्या क्या टाइप्स का के मैप होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, नंबर ऑफ सेल्स कैसे बताए जाते हैं के मैप में कितने होंगे। ये सब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और बेसिक्स भी कुछ पढ़े कि ग्रुपिंग कैसे होती है, क्या रूल्स होते हैं ग्रुपिंग करने की, वो सभी हमने पार्ट 1 में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने एसओपी और पीओएस फॉर्म्स के बारे में जाना कि किस तरीके से फंक्शन एसओपी या पीओएस में गिवन होता है और हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जाना हमने पार्ट 2 में। उसके बाद पार्ट 3 में हमने के मैप पढ़ा 2 वेरिएबल्स के लिए, और पार्ट 4 में हमने के मैप पढ़ा 3 वेरिएबल्स के लिए ड्रॉ करना। अब हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हुए चलेंगे आराम से के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल टू मोटिवेट एंड अप्रिशिएट अस। लेक्चर और नोट्स तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हमेशा अवेलेबल होंगे ही, लेकिन फ़ी लगेगी तो सिर्फ इतनी सी कि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एंड में आपका एक लाइक चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल में ये फंक्शन दिया है, ये बूलियन एक्सप्रेशन दी है a बार b बार c बार d बार प्लस a b बार c बार d प्लस a b c बार d बार प्लस a b c d प्लस a बार b c और d। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें दिया है बूलियन एक्सप्रेशन। इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है के मैप बनाने के लिए, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये गिवन एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म है या फिर पीओएस फॉर्म है। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, एज वी हैव स्टडीड इन पार्ट 2। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एसओपी फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एसओपी फॉर्म। एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इट मीन्स क्या है कि जो वेरिएबल्स होंगे, 4 वेरिएबल्स हैं इस एक्सप्रेशन में, ए बी सी डी, ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो इनका पहले प्रोडक्ट हुआ है और उसके बाद में फिर सभी टर्म्स को प्रोडक्ट करके, मतलब सभी वेरिएबल्स का प्रोडक्ट करके इन टर्म्स को ऐड कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इन चारों का यहाँ पर प्रोडक्ट किया, इन चारों का प्रोडक्ट किया, फिर प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट किया, और एंड में सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर रखा है। इसीलिए कौन सी फॉर्म हुई है, एसओपी, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुई। अब क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है तो क्या होता है कि जो बिना बार वाला वेरिएबल होता है, इट मीन्स या तो ए या फिर बी या सी या डी, इन चारों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बाइनरी में। और जो बार वाले वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, मतलब अगर वेरिएबल के ऊपर बार लगी होती है तो उसकी वैल्यू हमें बाइनरी में क्या पुटअप करनी होती है, 0 पुटअप करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इस एक्सप्रेशन में इन सभी की वैल्यू अपनी अपनी जगह पर पुटअप करते हैं। मैंने एक बार फिर से साफ साफ ये एक्सप्रेशन लिख लिया है वैल्यू पुटअप करने के लिए। तो 1 बाय 1 वैल्यू लिखते हैं। ए बार मीन्स 0, बी बार मीन्स 0, सी बार की जगह पर क्या लिखूंगी, 0, और डी बार की जगह पर 0। ए की वैल्यू क्या है, 1, बी बार की वैल्यू 0, सी बार की वैल्यू 0, डी क्या होगा 1, ए क्या होगा 1, बी 1, सी बार और डी बार की वैल्यू क्या है 0, इसकी भी और इसकी भी 0। फिर ये सारे ही बिना बार वाले हैं तो इन सब की वैल्यू क्या होगी 1 1। ये ए बार की वैल्यू 0, बी सी और डी की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस एक्सप्रेशन में इन सब की वैल्यूज़ को पुटअप कर लिया है। अब ये एक टर्म बन गई पूरी, ये एक टर्म है पूरी, ये वाली एक टर्म है पूरी, ये एक टर्म है पूरी, और ये एक टर्म है पूरी। ठीक है, इन टर्म्स का बाइनरी में वैल्यू ये है। ठीक है, बाइनरी में ये वैल्यू है इनकी। अब बाइनरी टू मुझे डेसिमल कन्वर्जन करना होता है। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करूँगी। ये बाइनरी में 0 0 0 0 को डेसिमल में क्या बोलेंगे, 0। कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ मैं, यूजिंग
8421 कोड। अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं आता है तो मेरे चैनल पर नंबर सिस्टम का एक वीडियो है, आप उसमें अच्छे से सीख सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, या फिर कोई और कन्वर्जन नंबर सिस्टम का, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्जन्स उस वीडियो में से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आई बटन पर भी मैं उसके साथ मेंशन कर दूंगी वीडियो में। ठीक है, तो 0000 का मतलब क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में? 0। 1001 का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में 9। 1100 का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में 12। 1111 का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में 15। 0111 का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में 7। तो वैसे तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने पार्ट 1 में सीख ही लिया था, तो इनकी पर्टिकुलर ये वैल्यू हो गई। अब आगे क्या करना होता है? आगे हमें इस फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म एक बनाएंगे, f इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, जो हमने एसओपी और पीओएस फॉर्म्स पढ़ी थी, कि जब हमारा फंक्शन या हमारा एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में होता है तो एसओपी फॉर्म में हर एक टर्म को, फंक्शन या एक्सप्रेशन की हर एक टर्म को क्या कहा जाता है? मिन टर्म कहते हैं, और उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मतलब ये भी मिन टर्म है, ये भी मिन टर्म है, ये भी एक मिन टर्म है, ये भी एक मिन टर्म है, और ये भी एक मिन टर्म है। ठीक है, तो इनका नाम कैसे लिखते हैं? इस मिन टर्म के लिए लिख रही हूँ, स्मॉल m लिखूंगी, m फॉर मिन टर्म, और जो इसकी वैल्यू होती है वो लिख देती हूँ। फिर प्लस ये वाली मिन टर्म की वैल्यू क्या है? 9, प्लस ये वाली मिन टर्म की वैल्यू है 12, प्लस ये वाली मिन टर्म की वैल्यू है 15, प्लस ये वाली मिन टर्म की वैल्यू है 7। तो इनको बोलते हैं मिन टर्म 0, मिन टर्म 9, मिन टर्म 12, मिन टर्म 15 एंड मिन टर्म 7। यहाँ पर इन सभी मिन टर्म्स का क्या हो रहा है? सम हो रहा है, इसलिए इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? समेशन ऑफ मिन टर्म, ब्रैकेट में कौन कौन से मिन टर्म है? 0, 9, 12, 15, 17। गलती से 17 लिख लिया था, ये 7 है, मिन टर्म 7। अब हमें मेन इस फंक्शन से काम में लेते हुए, इस फंक्शन को यूज लेते हुए के मैप को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले के मैप को ड्रॉ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने सेल्स हमें के मैप में बनाने हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप, नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हमारे एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स थे? a b c d, यानी कि 4 वेरिएबल्स थे, तो n की जगह मैं 4 रख दूंगी। 2⁴ कितना होता है? 16। इट मीन्स हमारे के मैप में हमें कितने सेल्स ड्रॉ करने हैं? 16 सेल्स बनाने हैं। तो मैं 16 सेल्स का एक के मैप बना लेती हूँ। अब इस के मैप में 2 वेरिएबल्स यहाँ लिखते हैं, a और b यहाँ लिखेंगे, और c और d इधर आता है। अब यहाँ पर a और b की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है? a 0 और b 0 हो सकता है। पॉसिबल वैल्यूज़ मीन्स a और b का क्या क्या वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन बनता है बाइनरी में, या तो दोनों 0 0 हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 0 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 1 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 1 0 का। c और d की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है? यही कॉम्बिनेशन, या तो c और d दोनों 0, या फिर c 0 और d 1, या फिर दोनों 1, या फिर c 1 और d 0। तो ये वैल्यूज़ इनकी हो सकती है। और यहाँ पर पहले 1 1 ही लिखना है, 1 0 पहले नहीं लिखना, मतलब इन दोनों को चेंज करके नहीं लिखना। ये मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही, यानी कि पार्ट 1 में ही, कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ग्रे कोड के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, ये इसी सीक्वेंस में लिखोगे कॉम्बिनेशंस को। इसके बाद ये सेल्स होते हैं, ये सेल है, ये सेल है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सेल्स हैं। इन सेल के अब इनपुट लिखने हैं हमें। तो इनपुट किस तरीके से लिखते हैं? पहले रो की वैल्यू लिखते हैं, जैसे इस सेल का इनपुट लिख रहे हैं तो इसके रो की वैल्यू क्या है? 0 0, और कॉलम की वैल्यू क्या है? 0 0। सिमिलरली इस सेल का इनपुट क्या होगा? रो की वैल्यू है 0 0, कॉलम की वैल्यू है 0 1। इस सेल का रो की वैल्यू 0 0, कॉलम की 1 1। इस सेल का रो की वैल्यू 0 0, कॉलम की 1 0। इसी तरीके से सभी सेल्स के हम इनपुट लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? ये जो इनपुट लिखे हैं इन पर्टिकुलर सेल्स के, ये बाइनरी में लिखे हैं,
इन्हें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना के मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख रही हूँ। इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है 0, ठीक है। फिर इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में वही 8421 कोड को यूज़ करके हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। इसका मतलब होता है डेसिमल में 1, इसका मतलब होता है डेसिमल में 3, इसका मतलब होता है डेसिमल में 2, इसका मतलब होता है डेसिमल में 4, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सभी का कन्वर्जन करके डेसिमल नंबर सिस्टम में इन पर्टिकुलर सेल्स के इनपुट को लिख देना होता है। तो ये यहाँ पर मैंने सभी सेल्स के इनपुट को डेसिमल नंबर सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना होता है, पर्टिकुलर सेल्स के लिए, जैसे एग्जाम्पल है ये वाला सेल है, सेल नंबर 1, इस सेल का इनपुट क्या है 0, इस इनपुट पर इस सेल में क्या आउटपुट होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। और वो आउटपुट क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि हम बाइनरी में लिखेंगे आउटपुट को। या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अब 0 होगा या फिर 1 होगा वो कैसे पता चलेगा, वो इस फंक्शन को देखकर पता चलेगा। इस फॉर्म में हमने जो फंक्शन बनाया है इसको देखकर यहाँ पर हम बता पाएंगे कि आउटपुट किस सेल का 0 होगा और किस सेल का 1 होगा। देखिए क्या होता है कि इस फंक्शन में ये सभी मिन टर्म्स हैं, ठीक है। ये जो मिन टर्म्स हैं, अगर ये मिन टर्म्स इनमें से किसी सेल का इनपुट है, यानी कि इनपुट में प्रेजेंट है, तो उस सेल का आउटपुट तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और अगर नहीं है तो उस सेल का आउटपुट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्या कह रही हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 0, इस फंक्शन में मिन टर्म है 0, ठीक है। क्या ये किसी सेल का इनपुट है इनमें से, हाँ, फर्स्ट नंबर सेल का ही इनपुट हमें दिखाई दे रहा है 0 है, ठीक है। तो ये मिन टर्म इस सेल के इनपुट में प्रेजेंट है, तो इस सेल का आउटपुट हो जाएगा 1। फिर 9 मिन टर्म किसी का इनपुट है क्या, ये रहा 9, ये इस सेल का इनपुट है, तो इस सेल का आउटपुट क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली 12 किसी का इनपुट है, इसका ये रहा, इस वाले सेल का है, तो इस सेल का आउटपुट हो जाएगा 1। 15 इस सेल का इनपुट है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। 7 प्रेजेंट है क्या किसी के इनपुट में, ये रहा, इस सेल का इनपुट है 7, तो इसका भी आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो सेल्स हैं उनमें ये जो इनपुट है ये फंक्शन के मिन टर्म में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनके आउटपुट 1 नहीं होंगे, इनके आउटपुट क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, जो हम लिख भी सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 0 नहीं लिख रही हूँ ताकि इजीली आपको ये 1 1 दिख सके, ठीक है। आप लिख भी सकते हो वरना छोड़ भी सकते हो। अब इसके बाद हमें ग्रुपिंग करनी होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है के मैप को बनाने के लिए, ठीक है। ग्रुपिंग के रूल्स मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता ही दिए थे कि ग्रुपिंग जो होती है वो हमेशा 2 की पावर में होती है। इट मीन्स या तो 2 1s की होगी ग्रुपिंग, या तो 4 1s की ग्रुपिंग होगी, या फिर 8 1s की ग्रुपिंग होगी, या 16 1s की ग्रुपिंग होगी। इस तरीके से ग्रुपिंग को किया जाता है, ठीक है। और एक ग्रुप में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ 1s ले सकते हैं उतने ले लेने होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ 1s 2 की पावर में ही होंगे, मतलब 4 1s, 8 1s, 2 1s, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पास पास में जो ग्रुपिंग हो पा रही है यहाँ पर, वो सिर्फ इन 2 1s की ही हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ग्रुप बना दिया और इस ग्रुप का मैं नाम लिख देती हूँ G1। देखते हैं क्या और कोई ग्रुप बन रहा है, इसके साथ तो किसी का भी ग्रुप नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इन दोनों का याद रखना है, इन दोनों का ग्रुप कभी नहीं बनेगा इससे डायगनली। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि ग्रुपिंग जो होती है वो कभी भी डायगनली नहीं होती है, गलत हो जाता है अगर आप डायगनली ग्रुपिंग कर दोगे तो। ये पास पास तो हैं बट ये डायगनल में प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के डायगनली यानी कि तिरछे हैं ये, तो ऐसे कभी भी ग्रुपिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इस के मैप में सिर्फ एक ही ग्रुप बन पा रहा है इन 2 1s का, यानी कि इस सेल और इस सेल का, उसको हमने नाम दे दिया G1, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना होता है, इस G1 की यानी कि इस G1 ग्रुप की वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। G1 ग्रुप की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। G1 ग्रुप की वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करते हो, जैसे ये G1 ग्रुप में ये 2 सेल्स है ना, ये 2 सेल्स मिलकर ही ग्रुप बना रहे हैं जिसको हमने नाम दिया G1, ठीक है। इस वाले सेल के लिए A क्या है, A की वैल्यू 0 है, ठीक है। और इस वाले सेल के लिए A की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो इस वाले के लिए 0 थी और इस वाले के लिए 1 थी। इट मीन्स A इन दोनों सेल्स के लिए कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है A की वैल्यू। इसके लिए 0 थी और इसके लिए 1 थी।
ठीक है, तो चेंज हो रही है, इट मीन्स कांस्टेंट नहीं है इस ग्रुप के लिए ए वेरिएबल। तो जो वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है किसी ग्रुप के लिए, उस ग्रुप में उस वेरिएबल को इंक्लूड नहीं करा जाता है, यानी कि नेग्लेक्ट या इग्नोर कर दिया जाता है, वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इट मीन्स ए इज नॉट कांस्टेंट, सो वी विल नॉट राइट ए हियर इन ग्रुप 1। अब बी की वैल्यू चेक करो ऐसे ही, इस ग्रुप के दोनों सेल्स के लिए, इस वाले सेल के लिए बी की वैल्यू क्या है 1 और इस वाले सेल के लिए बी की वैल्यू क्या है 1। इट मीन्स दोनों के लिए ही, इस ग्रुप के दोनों सेल्स के लिए ही बी की वैल्यू क्या हो रही है 1 ही है। ठीक है, तो बी को हम कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर बी कंसिडर करेंगे या बी बार कंसिडर करेंगे। देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर किसके लिए कांस्टेंट है, 1 पर कांस्टेंट है। ठीक है, और एसओपी फॉर्म में 1 बी बार की वैल्यू होती है या फिर बी की वैल्यू होती है, ये हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है। एसओपी फॉर्म में बी की वैल्यू होती है 1, बी बार की नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर बी बार नहीं बल्कि सिर्फ बी लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे सिमिलरली सी और डी की वैल्यू को भी। ठीक है, सी की वैल्यू चेक करो आप इन दोनों सेल्स के लिए। सी इस वाले सेल के लिए 1 है और इस वाले सेल के लिए भी सी क्या है 1 है, तो हम सी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और सी 1 है तो सी बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, बिना बार वाले की होती है एसओपी फॉर्म में। फिर डी को देखो, डी इस वाले सेल के लिए 1 है और डी इस वाले सेल के लिए भी क्या है 1 है, तो यानी कि डी भी कांस्टेंट है बी सी की तरह, तो डी भी लिखेंगे और 1 पर ही कांस्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर भी हमने बार नहीं लगाया है। ठीक है, सिंस ये एसओपी फॉर्म है इसीलिए हम इनके बीच में पहले प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एसओपी फॉर्म में क्या होता है, पहले वेरिएबल्स का प्रोडक्ट किया जाता है और एंड में सम किया जाता है सभी टर्म्स का, इसीलिए यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, ये बी सी और डी को मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखा है। इसके बाद देखिए ग्रुप तो हमारा यहाँ पर एक ही बन पाया है, और इस एक ग्रुप के कारण 7 और 15, इट मीन्स ये वाली मेन टर्म इस फंक्शन की कवर हो चुकी है। ठीक है, वो हमने वैल्यू ग्रुप 1 की लिख दी है, बट बाकी जो टर्म्स है वो तो कवर नहीं हो पाई ना, ये और ना ही इनका ग्रुप बन पा रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको भी कंसिडर करेंगे, इनकी भी वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें भी एक अलग अलग ग्रुप की तरह मानकर इसकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि ये वाला 1 है, किसी के साथ ग्रुप तो बन नहीं सकता इसका, तो इसीलिए मैं इस पर ये राउंड लगा रही हूँ। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूँगी, वेरिएबल्स लिखेंगे चारों, ए की वैल्यू क्या है इसके लिए 0। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे इसको ग्रुप 2 करके लिख रही हूँ, मतलब ये ग्रुप नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको G2 नाम दे दिया है। ठीक है, ध्यान रखना ये ग्रुप नहीं बना है, ये मैं सिंगल टर्म की वैल्यू जो है वो लिख रही हूँ यहाँ पर। तो इस वाले 1 के लिए यानी कि इस सेल के लिए ए की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पर 0 ए बार की वैल्यू होती है। फिर बी की वैल्यू क्या है 0, इट मीन्स बी बार होगा। सी की वैल्यू क्या है 0, तो सी बार होगा, और डी की वैल्यू क्या है 0, तो डी बार होगा। ठीक है, तो जिसका ग्रुप नहीं बनता है उनके लिए हमें चारों वेरिएबल्स को लिख देना होता है, उनकी जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग बार या फिर बिना बार का लगाते हुए वेरिएबल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले 1 की देखते हैं, इस वाले 1 की देख रही हूँ अब मैं, तो इसके लिए ए की वैल्यू 1 है और बी की भी वैल्यू 1 है, इट मीन्स ए और बी लिखूँगी। फिर सी की वैल्यू 0 है तो सी बार लिखूँगी, डी की वैल्यू 0 है तो डी बार लिखूँगी। फिर इस वाले 1 के लिए क्या लिखूँगी, इसको मैंने G4 नाम दे दिया। इसके लिए a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर a लिखा। फिर इसके लिए b की वैल्यू 0 है तो b बार लिखेंगे। फिर इसके लिए c की वैल्यू 0 है तो c बार लिखेंगे, और इसके लिए d की वैल्यू क्या है 1 है तो d लिखूँगी। ठीक है, तो ये चारों ग्रुप्स बन गए हैं, ये और ये ग्रुप्स इन द सेंस, तो ग्रुप तो एक ही है यहाँ पर, बाकी ये जो 3 है ये टर्म्स बोल सकते हैं हम इसे। अगर ग्रुप के अलावा भी जिनका ग्रुप नहीं बन रहा है, ऐसी भी मिन टर्म्स रह गई हैं, तो उन्हें भी कवर करना ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने इन 3 1s की ये 3 टर्म्स बना दी और इन्हें G2, G3 और G4 नाम दे दिया टर्म को, और ये इस ग्रुप को क्या नाम दिया था मैंने G1। अब यहाँ पर वेरिएबल्स का प्रोडक्ट की फॉर्म में तो हमने लिख दिया है, एसओपी फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में एंड में हम क्या करना होता है, हमें
सम करना होता है सभी टर्म्स का, यानी कि सभी प्रोडक्ट्स का। तो G1, G2, G3 और G4 इनका सम करेंगे अब हम। तो सम कर देते हैं। फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4, सभी की वैल्यू रख देते हैं। हमारे जो लंबा सा क्वेश्चन था, बड़ी बूलियन एक्सप्रेशन थी, उसकी जगह पर उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास ये आ गई हमारा आंसर। सो इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है किसी भी 4 वेरिएबल्स के बूलियन एक्सप्रेशन को यूजिंग के मैप। इस लेक्चर के बाद में हम सारे टाइप्स को कवर कर चुके हैं। के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स किया हमने, के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स किया, और ये किया के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। लेकिन इस लेक्चर के बाद में हम एक और लेक्चर लेंगे के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स के ऊपर ही। क्यों? क्योंकि के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स एज कम्पेयर टू 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स वाला के मैप, थोड़ा सा ये 4 वेरिएबल्स वाला डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ग्रुपिंग होती है, जैसा कि इसमें क्या था कि एक ग्रुप बन रहा था, बाकी टर्म्स जो है, बाकी वंस जो है वो रह रहे थे, कवर नहीं हो रहे थे। तो हमने सीखा कि उनको इस तरीके से कवर करते हैं। तो 4 वेरिएबल्स वाला के मैप जो होता है उसमें थोड़े टाइप्स की ग्रुपिंग बन सकती है। तो एक और टाइप की ग्रुपिंग हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक और टफ एग्जाम्पल के साथ के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स के ऊपर। तो वो ज़रूरी है सीखना, ठीक है? तो आप वो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हो। और फिर उसके बाद हम उठाएंगे कोई नया सब्जेक्ट, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम शुरू कर लेंगे। इसके बाद हम उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सॉर्टिंग वगैरह लेकर, जितनी भी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग होती है, जितने भी ट्रीज वगैरह होते हैं, वो पूरा डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। एक प्लेलिस्ट बना लेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की। और उसके बाद साथ में हम एक इलेक्ट्रॉनिक का कोई टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उठाएंगे, जैसे कि टाइप ऑफ डायोड हो गया या ट्रांजिस्टर्स के टाइप हो गए, उनकी भी एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स पे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ में वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आप थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिएगा एक, और लाइक ज़रूर करिएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।